हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने फिनॉल को कंप्लीट करा और वहाँ हमने देखा था क्या फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। और साथ ही हमने उसमें डिस्कस करा था द एसिडिक करैक्टर ऑफ फिनॉल। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होगी और आपने कंप्लीट देखकर उसके नोट्स भी बनाए होंगे, ठीक है ना। तो उसी ऑर्डर में हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत आसान और वेरी इजी, और यहाँ से आपको कम से कम एक क्वेश्चन मिलना बिल्कुल गारंटेड है, ठीक है ना। तो आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है यहाँ से, तो आप इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए। बहुत आसान चैप्टर है। क्या है, जैसे नाम लिख रहा है ईथर, और इसको हम साथ में क्या कहते हैं बताओ, इपॉक्साइड, ठीक। तो क्या होता है ईथर, वैसे तो आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। ईथर हम लोग जानते ही हैं कि ROR, डेट इज़ कि जब एक ऑक्सीजन एटम दो एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, ईथर। तो कह सकते हैं डेफिनेशन भी सीधा कि व्हेन एन ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड बाय द टू एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बताओ, ईथर। तो एक बार इसकी प्रॉपर वे में हम डेफिनेशन लिख लेते हैं और क्या होगी जरा देखें आप कि ईथर आर ए क्लास ऑफ कंपाउंड in which an oxygen atom क्या होता है बताओ, an oxygen atom क्या होता है, contain two alkyl group, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम्पल में हम देखें तो क्या हो सकता है, जैसे CH3OCH3, बताओ। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि C2H5OCH3, ठीक। तो ये सब क्या है बताओ, ईथर है, ठीक। तो अब बात करेंगे हम, बताओ क्या, कि क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, कि ईथर का क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है। डेफिनेशन बहुत जनरल सी है, आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। एक्चुअली क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो ईथर मेनली टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है सिंपल, या इसको आप कह सकते हो, और सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है ना। तो सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं, बड़े ध्यान से सुने कि व्हेन एन ऑक्सीजन एटम आर बॉन्डेड टू द सेम एल्काइल ग्रुप, अगर ऑक्सीजन से बॉन्डेड होने वाले दोनों एल्काइल ग्रुप कैसे हों बताओ, सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, सिमेट्रिकल ईथर। तो चाहो तो इसकी एक डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि द ईथर, बल्कि ईथर्स बोलो, इन विच, थोड़ा एस, इन विच, बताओ क्या होना चाहिए, बोथ एल्काइल ग्रुप, बोथ एल्काइल ग्रुप क्या हो बताओ, सेम, यहीं पे आ जाएगा, आर कॉल्ड सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, वो आप लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो हम लिख सकते हैं CH3OCH3, बताओ। और क्या हो सकता है कि C2H5OC2H5। अच्छा, इसका अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर की तो क्या होगा बताओ, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। और बताओ इसको क्या बोलेंगे हम, डाई इथाइल। देखिए स्टूडेंट्स, इनका क्या IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा, आई होप आप लोग क्लास 11th में ही सीख गए होंगे। वहाँ हम लोगों ने डिस्कस करी है IUPAC, ठीक है ना। तो आप IUPAC में सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सब का हम नॉमेनक्लेचर को ऑलरेडी सीख चुके हैं। देखिए क्या है ना, चैप्टर के बीच में अगर हर कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर हम सीखें तो वो चैप्टर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप क्लास 11 की IUPAC वाली वीडियो देख लीजिए, वहाँ हमने इसको डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दूसरा होता है हमारा मिक्स्ड,
मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। बताओ मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है? पता है यहां तो बताओ क्या था कि दोनों एल्काइल ग्रुप कैसे थे हमारे, सेम थे, बट स्टिल यहां क्या होगा बताओ, डिफरेंट होंगे। कैसे? तो हम लिख सकते हैं द ईथर इन विच बोथ एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट आर कॉल्ड मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे CH3OC2H5, बताओ इसका नाम क्या होगा? मिथाइल इथाइल ईथर। क्या होगा? मिथाइल, दोनों एल्काइल ग्रुप के नाम लो, मिथाइल इथाइल ईथर। सेकंड अगर हम देखें तो बताओ क्या लिख सकते हैं? CH3OC6H5, बताओ ये क्या है? फिनाइल। तो इसका नाम क्या होगा बताओ? मिथाइल फिनाइल ईथर। क्लियर? अच्छा, तो ये एक बहुत हल्का सा क्लासिफिकेशन था। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। वैसे समझने का इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है ना? तो एक बार आप इसकी कॉपी करिए, फिर हम बात करेंगे जनरल प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब बात करते हैं अब केमिकल प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो एक बार हेडिंग लगा लेते हैं, केमिकल प्रिपरेशन ऑफ ईथर। कि ईथर की प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो अगर सब देखी हूँ तो वहाँ हम ईथर का प्रिपरेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने देखा हो तो फर्स्ट चैप्टर में हम कहाँ पर बताओ, एल्काइल हैलाइड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ ईथर का फॉर्मेशन हुआ था। अगर आपको याद आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको बताता हूँ। आपने विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा तो वहाँ हमने देखा था कि ईथर का ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुका था। सेकेंडली, अभी हाल फिलहाल हमने लास्ट वीडियो में जब अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी और जब हमने आपको बताया था कि जब अल्कोहल की सल्फ्यूरिक एसिड से हम रिएक्शन करते हैं तो मैंने आपको 3 टेम्परेचर पर कराई थी। कौन कौन सी? 100 डिग्री, 140 और 160। तो जब हम 140 पे अल्कोहल की रिएक्शन एसिड से कर रहे थे और एक्सिस किसकी थी? अल्कोहल की, तब भी ईथर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, जनरली अगर हम बात करते हैं तो 2 ही ये ईथर का फॉर्मेशन होता है, हालांकि और भी हो सकती हैं बट हमने उनको डिस्कस नहीं करना है। तो केमिकल प्रिपरेशन में अगर हम बात करें तो फर्स्ट कौन सी होती है बताओ? विलियम बाय द विलियम सन्स सिंथेसिस। ठीक है ना? तो ऐसा कर लेते हैं, ज़्यादा चार्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें केवल 2 ही केमिकल प्रिपरेशन को डिस्कस करना है। और सेकंड कौन सी होगी? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कौन से टेम्परेचर पे बताइए? 140 पे। ठीक है ना? तो बताओ विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है? कि जब बताओ क्या होती है, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। कैसे? ज़रा देख लेते हैं। बताओ सोडियम एल्कोक्साइड, कोई भी एल्कोक्साइड ले लीजिए, डेट इज हमने मान लो CH3ONa ले लिया, डेट इज सोडियम मिथॉक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम मिथॉक्साइड। और हम क्या ले लेते हैं बताओ? कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। सपोज करो हम मिथाइल ब्रोमाइड ले लें तो Br मैं पहले लिख लेता हूँ, CH3 बाद में लिख लेता हूँ। क्यों? आप समझ चुके होंगे, केमिकल लव करना है। ठीक, बताओ क्या बनेगा? CH3OCH3 प्लस NaBr। बताओ क्या बना? डाई इथाइल ईथर। क्लियर?
देखिए विलियमसन सिंथेसिस से हम एरोमेटिक ईथर भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए अगर हम सोडियम फिनॉक्साइड ले लें, क्या ले लें हम? सोडियम फिनॉक्साइड प्लस कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लें, फर्दर देखो NaBr केमिकल लब, तो बताओ क्या बन जाएगा? यहाँ थोड़ा एक काम कर लेते हैं, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा नहीं लिखने में परेशानी आएगी। बताओ हम क्या लेते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड ON, ठीक। अब एल्काइल हैलाइड ले लिया मैंने CH3Br, ठीक है, NaBr केमिकल लब, बताओ क्या बनेगा? O.CH3। बताओ एरोमेटिक ईथर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बेंजीन रिंग आ चुकी है और इसका नाम होगा मिथाइल फिनाइल ईथर। क्लियर? प्लस NaBr तो निकलेगी। देखिए स्टूडेंट्स, इस विलियमसन सिंथेसिस की एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हमेशा जो एल्काइल हैलाइड है वो आप हमेशा 1 डिग्री लोगे। आप एल्काइल हैलाइड कौन सा लोगे आप? 1 डिग्री। ये रिस्ट्रिक्शन है भाई। अगर ऐसा ना लिया तब पहले तो ये समझो कि एल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री लेना जरूरी क्यों है? बिकॉज दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय द SN2 मैकेनिज्म, मतलब ये बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसलिए आपको यहाँ हमेशा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। बात नंबर 1। अगर आपने ऐसा नहीं करा तब, अगर आपने मान लो 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया, तब क्या होगा? तब आप ईथर की जगह एल्कीन मिलेगी। क्यों? उस समय जो सोडियम एल्कोक्साइड होगा वो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन कर देगा और आपको ईथर की जगह एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे? एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो रफ करता हूँ। यहाँ ऐसे कर लेते हैं, पहले तो हम इसकी लिमिटेशन में लिख देता हूँ कि प्रॉब्लम होगी क्या। मैं लिख सकता हूँ यहाँ, क्या लिखेंगे कि विलियम, चाहो आप हेडिंग डाल सकते हैं कि लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, हेडिंग डाल दो, जगह नहीं है मेरे पास। विलियमसन सिंथेसिस occurs by the SN2 mechanism। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आया हुआ है और NCERT के प्रीवियस में अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन है। एंड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव इन SN2 रिएक्शन। ठीक है ना? हम जानते हैं कि अगर SN2 से अगर ये कैरिड आउट होती है तो SN2 में क्या होगा बताओ? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होगी बताओ? क्या होगा बताओ? मोस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है ना? चलो, बट in the case of secondary and tertiary but in the case of, बताओ क्या होगा? tertiary alkyl halide elimination compensate over substitution।
ठीक है ना। क्या मतलब है, जरा आप ध्यान से देखें। मैंने लिखा है कि विलियमसन सिंथेसिस में आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेना होगा, क्योंकि ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। अगर आप लोग क्या करोगे बताओ, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या टर्सरी अल्काइल हैलाइड ले लोगे, तब वहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी किसकी जगह, सब्स्टिट्यूशन की जगह। भाई उसमें सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रहा था। अगर आपने देखा तो वहाँ NaBr मतलब एल्काइल ग्रुप सोडियम को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है ना। चाहो आप दोबारा देख लो, हमने यही तो देखा था। तो बताओ क्या हुआ, NaBr एलिमिनेट हो रहा है, यानी ये मिथाइल ग्रुप सोडियम को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अगर आप यहाँ 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लोगे तो क्या होने लगेगा बताओ, सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। कैसे, जरा एक बार देख लीजिए। अगर मान लो मैंने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया, अब मैं CH3ONa मतलब सोडियम मिथॉक्साइड ले लिया। तो अगर आप सोच रहे हो कि NaBr ये केमिकल अब होकर ईथर का फॉर्मेशन हो जाए, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा। कैसे, जरा ध्यान से देखें। क्या बनेगा कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब HX हो जाएगा, Br भी निकलेगा और H भी निकलेगा। तो बताओ क्या बन जाएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड C और आप मान के चलते हैं CH3 और यहाँ से एक H एलिमिनेट हो जाएगा, कहीं से भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। प्लस NaBr प्लस CH3OH अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखें आप, इसमें से क्या हुआ है, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का एलिमिनेशन हुआ है, इसलिए रिएक्शन कौन सी हो जाएगी बताओ, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। आई होप आपको याद आ रहा होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं इस रिएक्शन को। तो क्या होगा कि अगर आपने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया, तब क्या होगा बताओ, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको सपोज करो यहाँ ईथर ही बनाना है, आपको 3 डिग्री ईथर ही बनाना है, सपोज करो ईथर बनाना है आपको 3 डिग्री, तब आप उसके लिए एकमात्र सहारा ये है कि आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को ही लेना पड़ेगा। जैसे देखिए कि CH3ONa, बट आप एल्काइल हैलाइड क्या लोगे बताओ, प्राइमरी, क्योंकि ये रिएक्शन SN2 से कैरीड आउट होती है। अब आप क्या कर सकते हैं, 3 डिग्री ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर। तो बस आप समझ जाइएगा कि जब भी आपको विलियमसन सिंथेसिस से कैरीड आउट रिएक्शन करानी है, तो एल्काइल हैलाइड को आपको रखना पड़ेगा 1 डिग्री, बिकॉज दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय द SN2 मैकेनिज्म, और इन द SN2 मैकेनिज्म द 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड आर द मोस्ट रिएक्टिव। इफ वी टेक द 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, देन द एल्कीन आर ऑब्टेन इन प्लेस ऑफ ईथर। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप समझ लीजिए। मोस्टली या तो विलियमसन सिंथेसिस आपसे पूछ लेता है, अदरवाइज उसका लिमिटेशन पूछ लेता है, तो ये हमारा लिमिटेशन ही है, ठीक है ना। एक बार फटाफट इसको कॉपी करिए। चल अब हम बात करेंगे सेकंड प्रिपरेशन, दैट इज बताओ सेकंड कहाँ है बताओ, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और कहाँ पे होता है डिहाइड्रेशन, 140 पर, ठीक। तो सेकंड हमारा जो प्रिपरेशन है वो बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और आपको पता होना चाहिए एक्सिस किसकी होगी, एल्कोहल की, और टेम्परेचर होगा 140। कैसे, CH3CH2OH और बताओ एसिड H.HSO4, टेम्परेचर कितना रखना है मुझे, 140। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था
कि आपको वो टेम्परेचर केल्विन में दे सकता है। आप टेंशन ना लेना, 273 ऐड कर लेना, क्योंकि केल्विन में टेम्परेचर याद करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, भूलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये राउंड फिगर में है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, एस सर्च बाई OH और ये बन जाएगा CH3CH2.HSO4। बताओ एक्सिस किसकी है, अल्कोहल की, बताओ। और जिसकी एक्सिस होती है उसकी रिएक्शन हम क्या करते हैं, दोबारा करते हैं। कैसे, CH3CH2.HSO4। बताओ अल्कोहल को हम लिख लेंगे उल्टा, पराठा स्टाइल, पलट के। पराठा स्टाइल अच्छा है ना, आलू का पराठा। तो बताओ ये क्या बनेगा, H2SO4 और बस क्या बन जाएगा, डाइथाइल ईथर। ठीक है ना। आप इस तरीके से एक ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ भी स्टूडेंट्स एक लोचा है। क्या है लोचा, और लोचा क्या है जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ आप केवल 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके ही ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपने 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया तब फर्दर आप एल्कीन को बना लोगे, किसकी जगह, ईथर की जगह। तो ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा ही क्यों हुआ। तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और जब इसकी मैकेनिज्म हमने चेक करा था तो वाई द SN2 मैकेनिज्म होती है, और SN2 मैकेनिज्म होने से बताओ यहाँ पे क्या बनता है, क्या बनता है, ईथर। अगर आप SN1 मैकेनिज्म करनी पड़ेगी जब आप 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल ले लोगे, तब ईथर की जगह आपको क्या बन जाएगा, एल्कीन। तो एक मैं छोटी सी बात लिख देता हूँ कि दिस रिएक्शन occurs by the SN2 mechanism. Clear? However, with 2 degree and 3 degree alcohol, 2 degree and 3 degree alcohol reaction occurs by the SN1 mechanism and main product are एल्कीन आर फॉर्म। बात समझ में आ गई। अगर आपने क्या करा, गलती से भी सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल ले लिया तब आप ईथर की जगह क्या बना लोगे, एल्कीन। देख लेते हैं एक एग्जांपल। सपोज करो अगर आपने कुछ ये कंपाउंड ले लिया तो बताओ ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करी तो यहाँ क्या होगा बताओ, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और डिहाइड्रेशन होने से क्या होगा बताओ, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो कैसे होगा एल्कीन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 क्या बन जाएगा, सही है ना, प्लस वाटर। तो ये प्रोपीन बन जाएगी। क्लियर। चलो, तो बस आप समझ चुके होंगे कि अगर आपने ऐसा भूल से भी भूल करी तो आप ईथर की जगह एल्कीन का फॉर्मेशन कर लोगे। तो बस केवल 2 ही प्रिपरेशन, एक केमिकल प्रॉपर्टी, बहुत छोटा है ईथर, है ना, पर क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। तो बस एक बार आप इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। आओ बात करते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर अगर आप देखें तो बेसिकली एक ही है, वो भी है HX।
जब हैलोजन एसिड की रिएक्शन हम ईथर से करें तो क्या फॉर्मेशन होगा, देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लो हमारे पास CH3OCH3 है और इसकी रिएक्शन हम कोई भी हैलोजन एसिड डेट इज HI ले लें, तब क्या होगा, देखो आप खुद ही देख रहे होगे, एक मिथेनॉल बन गया प्लस एक CH3I डेट इज मिथाइल आयोडाइड बन गया। क्लियर? तो इस रिएक्शन में ऐसा कुछ है नहीं, टेम्परेचर 373 लगभग होता है केल्विन पे। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम जब होती है जब हम ईथर को अनसिमेट्रिकल लेते हैं, हालांकि हम उसको भी डिस्कस करेंगे, बट स्टिल अगर मान लो मैं एक दूसरा भी अनसिमेट्रिकल ईथर कुछ ये ले लूँ कि CH3O CH2 CH3 और इसकी रिएक्शन में HI से करूँ, तब आप देखें तो यहाँ इथेनॉल बनेगा CH3CH2OH प्लस CH3I। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर इथाइल आयोडाइड ही क्यों नहीं बना, इथेनॉल ही क्यों बना। तो उसी लॉजिक को हमको समझने के लिए हम इस रिएक्शन की क्या करने वाले हैं, बताओ, मैकेनिज्म समझने वाले हैं। और वहाँ मैकेनिज्म तो मैं खैर एक ही पढ़ाऊँगा, बट डिफरेंट टाइप्स के ईथर में हैलोजन एसिड का रिएक्शन करने का ऑर्डर क्या होगा, एल्कोहल कब बनेगा, आयोडाइड कब बनेगा, उसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ईथर से अगर एक ही केमिकल प्रॉपर्टी है, बट है तो ये एक, बट इससे 5 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। ईथर का आपका एक भी क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा, बट जरा आप ध्यान से अब यहाँ से वीडियो को देखना स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि अब मैं 5 टाइप से ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ करने वाला हूँ। है तो ये HX से, डेट इज़ हैलोजन एसिड से, बट मैं 5 टाइप्स के डिफरेंट ईथर लूँगा और उसकी रिएक्शन में कैसे कराऊंगा, बताओ, HX से। ठीक है ना? तो फर्स्टली हम इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा एक बार आप इसका कॉपी कर लो, मैं शुरू से ही मैकेनिज्म लूँगा, यहाँ भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, चलो यहीं पे ही कर लेते हैं। मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म करने वाला हूँ। देखिए इसकी करने से तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। क्यों नहीं है? आप इधर से कोई सा भी यहाँ ऐसे बॉन्ड को ब्रेक कर लो, चाहे आयोडीन इसके साथ पहुँचा दो, चाहे इसके साथ पहुँचा दो, एक ही बनने वाला है, क्योंकि एक मिथेनॉल है, एक मिथाइल आयोडाइड है, दोनों सेम कार्बन है। प्रॉब्लम यहाँ है। तो यहाँ हम मैकेनिज्म को स्टार्ट कर डिफरेंट टाइप के ईथर लेंगे, बट स्टिल हम इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं, हमारे सिलेबस में भी है। तो मैकेनिज्म हेडिंग लगा लेते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट है हमारा प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। ईथर का हम क्या करते हैं, बताओ, प्रोटोनेशन करते हैं। कैसे? ये हमारा आ गया CH3O CH2 CH3 और यहाँ हम क्या लेते हैं, बताओ, HI। तो क्या होगा, बताओ, आयोडीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाएगा, प्रोटॉन को फ्री करेगा और प्रोटॉन फ्री होकर, बताओ, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। कैसे? CH3O CH2 CH3 और ये जब हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस एक लॉन पेयर के साथ आयोडीन नेगेटिव, जो कौन होगा, बताओ, न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा, यह न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, तो मैं उसको समझा देता हूँ पहले आपको। स्टेप सेकंड देख लीजिए। इस स्टेप का नेम लिखने से पहले मैं आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाता हूँ। कैसे? देखिए अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इधर से आ गया, क्योंकि इसको अब अटैक करना है। अब अटैक कहाँ करना है, जरा इस चीज़ को देखिए आप। CH3O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 और ये H और इस पर ये पॉजिटिव चार्ज। फर्स्टली तो ये बताओ कौन बन गया, ऑक्सोनियम आयन, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये कैसा है बताओ, ये एक अनस्टेबल है। अब यहाँ होने वाला क्या है कि यहाँ
ये ऑक्सीजन जो है यानी इस कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच जो शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ऑक्सीजन अपनी ओर क्या करेगा बताओ, शिफ्ट करेगा। और जब शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर बताओ कैसा चार्ज आने लगेगा, पॉजिटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल बताओ कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर। अब क्वेश्चन ये उठता है, आप ये भी कह सकते हो कि सर इस वाले के क्यों नहीं लिए, इसी के क्यों लिए? तो मेरा इसका जवाब सुन लीजिए। एक्चुअली होगा क्या कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा कहाँ पर बताओ, कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर। तो एक्चुअली यहाँ पे कार्बन की कितने कार्बन है, 2। तो जितना ज़्यादा कार्बन या साइड चेन आती है कार्बन की, बहुत ध्यान से सुनो, या तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़े या एक कार्बन पर जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है तो वह स्टेरिक हिंड्रेंस होने लगता है। क्या होने लगता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ऐसा समझो कि बल्कि ग्रुप होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देते। तो उसके दो ही रीज़न होते हैं, या तो कार्बन चेन लेंदी हो या क्या हो बताओ, कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग हो। जैसे ये कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग है। अगर आप ध्यान से सुना हो, हेलो एल्केन्स के चैप्टर में मैंने आपको मैकेनिज्म समझाई थी, SN1 और SN2, तो वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस आया। तो क्या देखो यहाँ 3 ग्रुप हैं, यहाँ कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। अब जैसे जैसे ये ब्रांचेस कम होंगी वैसे वैसे उसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। अच्छा, अगर आप बात करें तो बताओ यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा और यहाँ क्या होगा, ज़्यादा। इट मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ अटैक करना ज़्यादा प्रीफर होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो बस मैं यही बात यहाँ लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ, लिखेंगे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी स्मॉलर हो। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, अगर मान लो यहाँ होता CS2 CS2 CS3 और यहाँ होता CS2 CS3, तब ये वाला स्मॉलर हो जाता। बात समझ में आ रही है ना? आपको बस दोनों में से ये देख लीजिए कार्बन कम कहाँ है, वहीं पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्लियर? तो क्या होगा ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट आपको मिलेगी और वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी कि आयोडीन CS3 के साथ ऐड हो रहा होगा, सिंगल बॉन्ड, ये डॉटेड है, मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा आपको। ये H होगा, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज, ये CS2 ये CS3। क्या मतलब है कि ये आयोडीन धीरे धीरे मिथाइल ग्रुप के साथ ऐड हो रहा होगा और CS3 धीरे धीरे इस ऑक्सीजन से दूर हो रहा होगा। तो ऐसी स्टेट को यहाँ रसाकसी हो ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्लियर? और फाइनली क्या होगा, थोड़ा जगह कम है, कि ये CS3I अलग हो जाएगा और CS3 CS2OH इथेनॉल अलग हो जाएगा। क्लियर? तो एक बार आप इसको फटाफट देख लीजिए। अभी हमने केवल अनसिमेट्रिकल ईथर लिया है, केवल उसमें भी क्या लिया है बताओ कि ऑक्सीजन की ओर 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप थे। ठीक है ना? देखो सेम है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ भी बना लो, पर डिफरेंट है, टेंशन वहाँ है। पर आपके साथ टेंशन नहीं आएगी, मैं हर जितने पॉसिबल टाइप्स के ईथर होंगे उनकी रिएक्शन में भी HI से करूँगा। और फाइनली मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगा जिससे आप बहुत आसानी से इसको सीख जाओगे। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। आओ बात करते हैं अब, अगर हमारे ईथर के साथ सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप या टर्सरी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो और हम जब उसकी रिएक्शन HI के साथ करें या कोई भी हेलोजन एसिड के साथ करें, तब क्या अल्कोहल बनेगा और क्या एल्काइल हैलाइड बनेगा, उसको हमें समझना है। तो देखिए, फर्स्ट तो हम अनसिमेट्रिकल ईथर करे थे, बट एक तरफ स्मॉलर एल्काइल ग्रुप था और दूसरी तरफ लार्ज एल्काइल ग्रुप था। सिमिलर वे में अगर हम मान लो कुछ एक एग्जांपल में ये लिखता हूँ कि CS3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CS3 OCH3। अब इसकी रिएक्शन मुझे HI से करनी है।
क्या अल्कोहल बनेगा और क्या अल्काइल हैलाइड बनाएगा, इसको ज़रा आप ध्यान से समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल ग्रुप हो या सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप हो, बहुत ध्यान से समझने की बात है, तब हम इस रिएक्शन को कैरिड आउट करते हैं बाय द SN2 मैकेनिज्म। कहाँ से करते हैं बताओ? SN2 मैकेनिज्म। और अगर आपको ध्यान हो, जब रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में अगर ध्यान हो, और जब रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू कैरिड आउट होती है, तब कौन सा इफेक्ट लगता है? स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। कौन सा? बड़े ध्यान से समझ लें, कौन सा इफेक्ट लगता है? स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। मैं पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ। और जब स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट लगता है तो सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री होता है ना। और सबसे कम कहाँ लगता है? मिथाइल में। अगर आपको एल्काइल हैलाइड वाली वीडियो याद आ रही हो, क्योंकि वल्की ग्रुप जितना होगा, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ। अगर मान लो ये ग्रुप है कोई, तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। अगर कोई यहाँ पर कार्बोकैटायन और न्यूक्लियोफाइल आना चाहता है, क्योंकि यहाँ 3 वल्की ग्रुप है, इससे कम किस में होगा बताओ? यहाँ होगा। बताओ इससे कम किस में होगा? यहाँ पर कोई ऐसा कोई पॉजिटिव चार्ज है मान के चलो, इससे कम किस में होगा? यहाँ होगा। और इससे भी कम किस में होगा? यहाँ होगा। याद आ रहा होगा हेलो एल्केन्स में। तो बस हम जब प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होता है तो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाती है, और SN2 मैकेनिज्म में स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट आता है। और स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा यहाँ, उससे कम यहाँ, और उससे कम यहाँ। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी यहाँ आएगी। बताओ आएगी नहीं आएगी? बस तो इसी चीज़ का मैं फ़ायदा उठाऊँगा, और रिएक्शन को हम कैसे करेंगे वो अब यहाँ समझें। बताओ फर्स्टली तो इसका प्रोटोनेशन होगा। थोड़ा मैकेनिज्म टाइप में लिख ले रहे हैं, आपको कोई ऐसा विशेष मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, बट आपको मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH3, और ये O और सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ इसका प्रोटोनेशन होगा और इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको ज़रा इस तरह की ब्रैकेट में आप क्लोज कर लीजिए। अब बताओ यहाँ से यही तो H गया होगा यहाँ, अब यहाँ से कौन बचा? वो न्यूक्लियोफाइल। अब वो न्यूक्लियोफाइल किधर जाएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके लिए जाएंगे। तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन इस वाले मिथाइल ग्रुप के लेगा। क्यों लेगा भाई? देखो अगर मान लो मैं कहता हूँ यहाँ के ले लेगा, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर देगा। बट आपको पता होना चाहिए ये रिएक्शन कहाँ से कैरिड आउट होगी? बताओ कहाँ से? SN2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप आ चुका है। बात समझ में आ रही है? यहाँ 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो तो भाई ये भी तो आप टेंशन न लें, बड़े ध्यान से समझें। मैंने क्या कहा है कि अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री अगर एल्काइल ग्रुप होगा तो वो रिएक्शन SN2 से कैरिड आउट होगी। तो इंसिडेंटली यहाँ तो 1 डिग्री भी है और 2 डिग्री भी है, तब ये कहाँ से कैरिड आउट होगी बताओ? SN2 से। और SN2 में वो कार्बोनियम आयन बनेगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, क्योंकि SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस आता है। तो इसलिए ये कार्बोकैटाइन ना बनकर ये कार्बोकैटाइन बनेगा, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो बस अब क्या होगा? फाइनली जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो यहाँ करेगा, क्योंकि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो क्या होगा? फाइनली मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ। यहाँ आप ऐसा कर दो, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो यहाँ कर देगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? जगह यहीं पर लिख लेते हैं कि CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3OH प्लस CH3। बात समझ में आ गई? चाहो तो मैं इसको थ्योरी भी लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। ध्यान से समझ लें कि इफ प्राइमरी
एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट, the reaction if the primary or secondary alkyl group are present, the reaction occurs, बताओ, by the SN2 mechanism। और बताओ SN2 mechanism जब आती है एंड तो क्या लगता है, एंड बिकॉज, बताओ, and because steric hindrance and because the steric hindrance क्या होता है, इफेक्ट लगेगा the halide ion, the halide ion, halide ion का मतलब आप बताओ क्या बोल सकते हैं halide ion को, न्यूक्लियोफाइल। एंड द, बताओ क्या होगा, हैलाइड आयन अटैक ऑन स्मॉलर एल्काइल ग्रुप एंड हैंग्स द एल्काइल ग्रुप, ऐसे बोलो, एंड हैंग्स द एल्काइल हैलाइड is always formed, is always, क्या लिखा है मैंने, the alkyl halide is always formed from smaller alkyl group। बात समझ में आ गई। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा काम आपको थोड़ा मैकेनिज्म के थ्रू समझाना है। फाइनली तो मैं आपको एक ट्रिक देने वाला ही हूँ। क्या ट्रिक है वो वैसे आपको दी गई होगी कि जब 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप आ जाए तो हैलाइड जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो छोटे एल्काइल ग्रुप की तरफ अटैक करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल सीधी बात समझो आप, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में वो मैकेनिज्म कराने नहीं बैठा, आपसे वो रिएक्शन को कंप्लीट करवाएगा, ठीक है ना। बट मेरा काम है आपको थोड़ा मैकेनिज्म के थ्रू समझाना, क्योंकि आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए। तो ओवरऑल हम समझ चुके हैं कि जब प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप आता है, देखो दो बिल्कुल क्लिक बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2 शब्दों में बात ख़त्म है कि जब देखो प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप आएगा तो रिएक्शन SN2 से कैरीड आउट होगी, बात नंबर 1। और जब SN2 आता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट क्या करता है, अपना रोल प्ले करेगा। और जब अपना रोल प्ले करेगा तो वो कहता है भैया न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो सबसे कम क्या होगा वो आप लोग जानते ही हैं, साइड चेन कम हो, कार्बन कम हो या छोटा एल्काइल ग्रुप। क्लियर? एक बार आप फटाफट इसको कॉपी कर लो, क्योंकि मैं 3 डिग्री की भी बात करूँगा, तो एक बार फटाफट कॉपी कर लो, जगह कम है। पॉज कर लो आप एक बार और लिख लो, ठीक है। चल देखिए, अब मैं एक 3rd एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। ये 3rd एग्जाम्पल होगा। अगर मैं आपसे बात करूँ कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 O सिंगल बॉन्ड CH3, अब आप इसकी रिएक्शन फाइनली मुझे बताओ क्या बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, पहले तो आप क्या होगा बताओ, प्रोटोनेशन होगा। और जब प्रोटोनेशन होगा तो इस तरीके से ये कुछ कंपाउंड बनेगा। अब फाइनली हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, क्योंकि H जब यहाँ से जाएगा तो वो न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब शेयर्ड बेड के इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिए जाएंगे, इस वाले कार्बन से या इस वाले कार्बन से? तो मैं कहूँगा इस वाले से। यहाँ अब कार्बोकैटाइन ये बनने वाला है, ये नहीं बनेगा।
अब आपको कहे सर ऐसा क्यों? तो आपको पता हो जब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आता है तो उसकी मैकेनिज्म किसके थ्रू देते हैं? बताओ, SN1। इसलिए आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेंगी। केमिस्ट्री चेन है, आप एक भी वीडियो छोड़ोगे नाश नहीं सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ जब SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होता है तो वहाँ हम लोग क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। क्या चेक करते हैं? क्या चेक करते हैं बताओ? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। हम ये चेक करेंगे कि वहाँ कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली आप जानते ही हैं कि 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज़्यादा होता है 3 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, सब क्यों होता है वो हम ऑलरेडी GOC में इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको बता दूंगा जब मैं इसकी थोड़ा फाइनली बात करेंगे। चलो आप यहीं पे समझ लीजिए। ये देखिए, ये अगर कार्बोनियम आयन कुछ इस तरीके से हैं हमारे पास, ये मतलब ये हो गया, और एक हमारे पास कार्बोनियम आयन कुछ ये हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है। तो यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे किस साइड बताओ? कार्बन साइड, और इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। बात समझ में आती है? सिमिलरली यहाँ 2 ही देने वाले हैं और यहाँ केवल 1 ही देने वाला है। तो स्टूडेंट्स आप बात समझ चुके हैं कि 3 डिग्री कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अब बात हम इस रिएक्शन की कर रहे हैं। तो देखिए अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपसे कहा कि जब 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप होता है तो वो रिएक्शन SN2 के थ्रू होती है और वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस टेक प्लेस करता है। बट जब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आ जाए, सॉरी हैलाइड नहीं, जब 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप आ जाए तो हम उस रिएक्शन को SN1 के थ्रू क्या करते हैं बताओ? कैरिड आउट करते हैं। और SN1 में हम क्या चेक करते हैं बताओ? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। तो अब मुझे बताओ, अगर मान लो कि मैं इस वाले के इलेक्ट्रॉन ले लूं, आपकी बात बड़ी कर लेता हूं, तो क्या ये कार्बोनियम आयन स्टेबल होगा या ये होगा? ऑब्वियसली ये होगा। जो स्टेबल होगा तो वहीं के ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताओ? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और कार्बोनियम आयन पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। ये थोड़ा बड़ा कर लेना, यहाँ से जगह कम है, और प्लस मिथेनॉल। क्लियर? तो मैं इसको ज़रा थ्योरी फॉर्म में लिख देता हूँ, थोड़ा आपके लिए नोट्स बनाना भी आसान हो जाएगा। If the alkyl group is tertiary, the alkyl halide is formed from the tertiary alkyl group. Stop. This is due to the reaction. This is due to the reason the reaction now occurs by the SN1 mechanism. SN1 mechanism and the formation of product बताओ, depends on the formation of the products
depends on the stability of carbonium ion। देखिए स्टूडेंट्स, हमने सिमेट्रिकल है तो कोई टेंशन ही नहीं है। अनसिमेट्रिकल में हमने पहला ये देखा कि एक तरफ थोड़ा सा, एक बार इसको आप कॉपी कर लीजिए। चल, थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो तो थोड़ा मैं हाथ का ट्रिक भी बताता हुआ चलता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास, मैं थोड़ा सा एक ही मिनट लगेगा। देखिए, कंफ्यूज ना हो, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ईथर से स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन बनता है तो HI की रिएक्शन ही कराएगा डिफरेंट टाइप के ईथर में, और मोस्टली स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। और मैं आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। इन सबकी मुझे HI से रिएक्शन करनी है। तो लॉजिक तो मैं आपको करा ही चुका हूं। ट्रिक समझ लीजिए, 3 डिग्री में बड़े की तरफ से और 1 डिग्री और 2 डिग्री में छोटे की तरफ से। दो बात याद कर लो। क्या कहा है मैंने कि 3 डिग्री में बड़े की तरफ से हैलाइड बनाओ और 2 डिग्री और 1 डिग्री में छोटे की तरफ से बनाओ। तो बताओ, यहाँ तो सेम है, कहीं से भी बना लो। तो यहाँ तो CH3I प्लस CH3OH बन जाएगा। अब बताओ, यहाँ 1 डिग्री है तो 1 डिग्री में हमेशा 1 डिग्री और 2 डिग्री में हमेशा छोटे की तरफ से एल्काइल हैलाइड बनाओ। तो बताओ, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, तो क्या बनेगा? CH3I, और उसके साथ क्या बन जाएगा? अल्कोहल। बताओ, यहाँ 2 डिग्री है और यहाँ 1 डिग्री है, यहाँ छोटा है, ऐसा समझ लीजिए। 1 डिग्री और 2 डिग्री में छोटे की तरफ से आपको एल्काइल हैलाइड बनाना है। तो देखो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड आ गया। तो अब दोनों एल्काइल ग्रुप में देखिए छोटा कौन? ये छोटा। तो फर्दर CH3I प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड H CH3 और OH। बट 3 डिग्री में बड़े की तरफ से आप क्या बनाओगे? हैलाइड। तो आयोडीन अब यहाँ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड I CH3OH। अब ऐसा क्यों हुआ वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए ट्रिक है। शायद आपको ये ट्रिक पसंद आ रही होगी, क्योंकि हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़े, कम पढ़ना पड़े और ज़्यादा मार्क्स आ जाएं। तो ऐसी बात नहीं है, ट्रिक्स भी आनी चाहिए और लॉजिक भी आना चाहिए, ठीक है ना। हमें मैकेनिज्म भी आना चाहिए कि वो ऐसा क्यों हुआ। फाइनली बोर्ड में तो आपसे यही कराने वाला है, ठीक है ना। तो फटाफट एक बार चाहो तो इसको कॉपी करो, वरना कोई बात नहीं, मैं 1-2 टाइप के ईथर से HI की रिएक्शन और कराऊंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ईथर क्या होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल में 4th ये ले लेता हूँ, कुछ ये ले लो। चलो, आप इसको बोल सकते हैं एल्काइल एराइल ईथर। क्या बोल सकते हैं? एल्काइल एराइल ईथर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसकी रिएक्शन HI से करें तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो अच्छा आप सोचें बनेगा क्या। पहले इंटरमीडिएट स्टेट देखें, प्रोटोनेशन होगा। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? यहाँ अटैक करेगा या यहाँ अटैक करेगा? अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये ऑक्सीजन किसके बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ कौन सी कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। या तो फिनाइल कार्बोनियम आयन आएगा या मिथाइल कार्बोनियम आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ और लॉजिक आपको बताऊँगा। ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा
तो जब ये करेगा तो मिथाइल कार्बोनियम आयन बनेगा और ये फिनॉल अलग हो जाएगा। और फाइनली क्या बनेगा, CH3I। अब ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज O बॉन्ड CH3, O बॉन्ड CH3 डेट इज ये बॉन्ड इज वीकर देन कौन सी से बताओ भाई, C6H5O। मतलब क्या है, ये वाली बॉन्ड वीकर है और ये स्ट्रॉन्गर है। भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, आप देखें तो यहाँ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ रेजोनेंस होने लगेगी लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। और जब रेजोनेंस होगी तो यहाँ पार्शली क्या जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये, ड्यू टू द पार्शियल बॉन्ड करेक्टर or take place in C6H5C। ठीक है ना, तो यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आने से ये बॉन्ड क्या हो गई बताओ भाई, स्ट्रॉन्ग हो गई, ये क्या हो गई, वीकर। तो जो वीक है उसी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, और कर लेगा तो यहाँ से मिथाइल कार्बोनियम आयन डेट इज मिथाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और मिथाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होने से वो न्यूक्लियोफाइल वहीं पे अटैक कर देगा। ठीक है ना। और लास्ट एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जरा आप उसको भी देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5। कुछ एग्जाम्पल हमारा ये है, इसको हम बोलेंगे बेंजाइल मिथाइल ईथर। क्या नाम होगा, बेंजाइल मिथाइल ईथर। अगर हम इसकी रिएक्शन HI से कराएं तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट तो प्रोटोनेशन होगा, ये पॉजिटिव चार्ज। बताओ यहाँ से क्या बचा हुआ है, आयोडाइड आयन जो कि न्यूक्लियोफाइल होगा। अब हमको ये देखना है कि बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। अब मुझे ये बताओ, ये बताओ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, बताओ है या नहीं। SN1 से क्या होगा बताओ, कैसे कैरिड आउट होगी, SN1 से। बहुत ध्यान से समझें, बताओ ये कहाँ से कैरिड आउट होगी, भाई प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, और प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होता है तो बताओ ये रिएक्शन कहाँ से प्रोसीड होती है, बताओ SN1 से। और SN1 में हमको क्या देखना होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। तो अब हम दोनों तरफ देखें, मान लो एक बार बॉन्ड ये ब्रेक होता है, भाई इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मान लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो मिथाइल कार्बोनियम आयन बनेगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके सामने कुछ ये, भाई यही तो बनेगा बेंजाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन। तो आप दोनों में से चेक करिए कौन सा स्टेबल है, तो मेरे हिसाब से ये स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि ये देखो रेजोनेंस करके, ये रेजोनेंस करके क्या कर लेगा, अपने आप को स्टेबल कर लेगा। देखो भाई डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, रेजोनेंस का केस है, हम GOC में पढ़ चुके हैं। बट यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं हो सकती, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। भाई ये क्या है, एक रेजोनेंस का केस बन रहा है, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, बट यहाँ कोई रेजोनेंस का केस नहीं है। तो ये कार्बोनियम आयन क्या होगा बताओ, स्टेबल होगा। अगर ये स्टेबल होगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। बताओ बात समझ में आ रही है। तो हम, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ध्यान से समझें, SN1 से कैरिड आउट होती है, और SN1 में हम ये चेक करते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है। तो मैंने देखा प्रोटोनेशन करा, और यहाँ से दो कार्बोकैटायन जो बन रहे थे, एक तो देखो कौन सा बनना है, मिथाइल
कार्बोनियम आइन दैट इज प्लस चार्ज। और दूसरा कौन सा बनना है बताओ, बेंजाइल मिथाइल कार्बोनियम आइन। तो ये मेरा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, और ये रेजोनेंस से स्टेबल होने से मेरा न्यूक्लियोफाइल यहीं पे अटैक करेगा जब ये स्टेबल ही नहीं है तो, ठीक है ना। तो ये तो मैंने ऐसे ही आपको यहाँ पे समझाना है, मैं इसको रफ कर लेता हूँ इतने को। तो देखो क्या होगा, ये रिएक्शन को थोड़ा मैं आगे प्रोसीड कर देता हूँ, चलो यहीं पे कर लेता हूँ। तो बताओ क्या होगा, देखो ये एक तो बेंजाइल मिथाइल कार्बोनियम आइन बन जाएगा, और बताओ कौन बनेगा, बताओ साथ में क्या बन जाएगा, मीथेनॉल। और अब क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, कौन सा, जो आयोडीन वाला न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ पर कहाँ अटैक करेगा बताओ, यहाँ। तो फाइनली प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, CH2I, ठीक है ना, प्लस मिथेनॉल। क्लियर। तो आप समझ लीजिए, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया बताओ, बेंजाइल आयोडाइड प्लस मिथेनॉल। तो कहो तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत लिख दूँ, जगह यार थोड़ा सा कम है, जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी, चलो मिटाना नहीं पड़ा, यहीं पे लिख देता हूँ, यार कम ही पड़ेगी, ऐसा कर लेते हैं थोड़ा। अरे नहीं यार सब बेकार लग रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, खिचड़ी पक जाएगी। सही है, पहले आप ये रिएक्शन ही उतार लो, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर रहा है, ठीक है। तो आप एक बार फटाफट इसको कॉपी करो, मैं ऊपर वाला मिटा लूँगा थोड़ा, चल ठीक है ना। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, और नीचे वाले की थ्योरी में ऊपर लिख देता हूँ। ऐसा क्यों हुआ दोबारा समझ लेते हो, जो मैं लिखने वाला हूँ मैं आपको बता दूँ। भाई SN1 के थ्रू SN1 के थ्रू इसकी मैकेनिज्म दी जाएगी, और SN1 में हम क्या चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आइन। तो वहाँ हमने देखा कौन, बेंजाइल मिथाइल कार्बोनियम आइन, इसका नाम लिखना चाहो तो लिख लो, बेंजाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन क्या था, मोर स्टेबल था, मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो प्रॉपर थ्योरी में यहाँ लिख देता हूँ, जरा आप देख लीजिए, इसी की थ्योरी ऊपर लिख रहा हूँ। द रिएक्शन प्रोसीड बल्कि ऐसा लिखो, दिस रिएक्शन, थोड़ा चेंज करो, थोड़ा सा और पास लाओ, दिस रिएक्शन proceed by this reaction proceed by SN1 mechanism, since बेंजाइल मिथाइल कार्बोकैटायन more stable than मिथाइल कार्बोनियम आयन। So the nucleophile attack on बेंजाइल मिथाइल कार्बोनियम
आए, ठीक है। तो मैंने इसकी थ्योरी भी आपको प्रॉपर वे में लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स बस ये 5 टाइप्स के आपके सामने एग्जाम्पल बन चुके हैं। तो आसान है, शुरू के 3 के मैट्रिक्स भी दे चुका हूँ। क्या कि प्राइमरी और सेकेंडरी में स्मॉल एल्काइल ग्रुप की तरफ से न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराकर एल्काइल हैलाइड बनाइए, और जब 3 डिग्री आ जाए तो 3 डिग्री की तरफ से एल्काइल हैलाइड बनाइए, ठीक है ना। और 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको ये दे दिए हैं, कौन कौन से। एक इससे पहले दिया था, कौन सा बताओ, एल्काइल एराइल ईथर में। तो एल्काइल एराइल ईथर में हमेशा फिनॉल ही बनेगा, और बेंजाइल मिथाइल ईथर में हमेशा बेंजाइल हैलाइड बनेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ चुका होगा, और टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आपको समझ में आया होगा। बट मेरा कैमरामैन सो गया था, उसको कुछ समझ में नहीं आया, बट आप जाग रहे हो, आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो बस एक बार आप इस सारी वीडियोस को देखकर अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।